अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं। ये एक बड़ा सा हाल नुमा गोल कमरा था जिसमें मेज़ों पर इमरान समेत सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान फौलादी क्लिपों से बंधे पड़े थे। कमरे में नीले रंग के लिबासों में मलबूस 3 लड़कियां मौजूद थीं, जिसमें से 2 लड़कियों के पास जदीद मशीन गन्नें थीं, जबकि एक लड़की के हाथ में एक सरिंज थी जो भरी हुई थी। वो इमरान और इसके साथियों को थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन लगा रही थी। सबको इंजेक्शन लगाकर वो कमरे का इकलौता दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। इस लड़की के जाने के चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला और एक और लड़की अंदर आ गई। ये रेगी थी। होश नहीं आया अभी तक इन्हें? रेगी ने मुसल्ले लड़कियों से पूछा। इन्हें एंटी इंजेक्शंस लगा दिए गए हैं, जल्द ही इन्हें होश आ जाएगा, एक मुसल्ले लड़की ने जवाब दिया। ठीक है, मैडम खुद यहाँ आ रही हैं, इनका ख्याल रखना, रेगी ने कहा और वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसी लम्हे इमरान ने आंखें खोल दी। उसे होश आ गया है मिस रेगी, इमरान को आंखें खोलते देखकर एक लड़की ने रेगी से कहा। रेगी पलटी और इमरान की तरफ देखने लगी। इमरान होश में आते ही सर हिलाकर दाएं बाएं देखने लगा। अपने इर्द गिर्द बेहोश अफराद को देखते ही उसने पहचान लिया था कि वो सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं। फिर इसने चंद वक्फों के बाद इन सबको होश में आते हुए देखा। तुम्हें होश आ गया? गुड। क्या नाम है तुम्हारा? रेगी ने मुड़कर इमरान के करीब आकर गौर से पूछते हुए कहा। यह कौन सी जगह है और मुझे यहाँ क्यों बांधा गया है? इमरान ने अपने साथियों की मौजूदगी में आवाज़ बदल कर कहा। तुम्हें यहाँ मैडम ब्लू के हुक्म से लाकर बांधा गया है। इसका जवाब वो तुम्हें खुद आके देंगी कि ऐसा क्यों किया गया है, रेगी ने कहा। मैडम ब्लू का नाम सुनकर बाकी मेंबरान भी चौंक पड़े थे। मैं यहाँ तुम्हारे सवालों के जवाब देने नहीं आई, समझे तुम? रेगी ने मजीद गुर्राते हुए कहा। शट अप, तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सैगरूच है, ग्रेट सैगरूच। मैं इक्रीमिया के सिल्वर रॉड सिंडिकेट्स का चीफ हूँ। मैं यहाँ मैडम ब्लू से डील करने आया था। उसे इतनी जुर्रत किसने दी कि वह मुझे यहाँ लाकर मुजरिमों की तरह बांध दे? बुलाओ उसे, फौरन बुलाओ, इमरान ने इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा। शट यू अप, मैडम के बारे में तमीज़ से बात करो वरना मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी, रेगी ने जवाबन गुर्राते हुए कहा। ओह, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम ऐसा करो, करके तो दिखाओ तुम। मैं तुम्हारे पड़खच्चे उड़ा दूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी, रेगी ने यकलख्त भड़कते हुए अपने साथी से मशीन गन छीन कर इसका रुख इमरान की जानिब करते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो वाकई इमरान को कत्ल कर देगी। बड़ी बहादुर हो, एक बंधे हुए बेबस इंसान पर ही तुम गोलियां बरसा सकती हो। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम किसी से बहादुरी के साथ मुकाबला कर सको, इमरान ने बड़े सर्द लहजे में कहा। और रेगी यकलख गुस्से से सुर्ख हो गई। इसकी आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगी। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? रेगी को, रेगी ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। चैलेंज बहादुरों को किया जाता है, तुम जैसे गीदड़ों को नहीं, इमरान ने तंज भरे लहजे में कहा। इसे खोल दो, मैं मैडम के यहाँ आने से पहले इसकी तबीयत साफ करना चाहती हूँ, रेगी ने हलक के बल चीखते हुए कहा तो वो मुसल्ले लड़कियां तेजी से इमरान की तरफ भरी। लड़कियों ने आगे बढ़कर इमरान की बेंच के नीचे हाथ डाला तो खटाक की आवाज़ के साथ क्लिप गायब हो गए और इमरान आज़ाद हो गया। रेगी ने मशीन गन लड़की को थमाई और इंतहाई गजबनाक अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ी। 1 मिनट रुक जाओ, अचानक जूलिया ने चीख कर कहा तो इसकी आवाज़ सुनकर रेगी इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसी लम्हे इमरान किसी भूखे उकाब की तरह रेगी पर झपट पड़ा। रेगी, इन लड़कियों से कहो अपनी मशीन गन फेंक दें वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। इमरान ने रेगी का एक हाथ मरोड़कर पीछे कर लिया था और उसकी गर्दन में हाथ डाल लिया था। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो साथ ही रेगी की गर्दन पर दबाव बढ़ा। फेंक दो गन्ने, इसने घिघियाए हुए अंदाज में कहा तो लड़कियों ने फौरन गन्ने फेंक दी। गुड, अब इन्हें भी खोल दो, ये ना जाने बेचारे कौन है जिन्हें तुमने मेरी तरह बांध रखा है, इमरान ने कहा। रेगी ने सर के इशारे से लड़कियों को बाकियों को भी आज़ाद करने को कहा। जैसे ही वो लोग आज़ाद हुए, जूलिया और तन्वी ने लिबक कर नीचे गिरी हुई मशीन गन्ने उठा ली। थैंक यू मिस्टर, तुमने हमें आज़ाद कराकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर मौका मिला तो हम तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर उतारेंगे, तनवीर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। इमरान ने रेगी की गर्दन को जोरदार झटका दिया तो कड़क की आवाज़ के साथ इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और रेगी बेजान होकर इसके बाजुओं में झूल गई। ये देखकर दोनों लड़कियां बेख्तियार उछल पड़ी और तेजी से मुड़कर तनवीर और जूलिया पर झिपकी, मगर इसी लम्हे जूलिया और तनवीर ने एक साथ ट्रिगर दबाए और ठा की आवाज़ के साथ वो दोनों भी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। इसके साथ ही साकित हो गई। तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बेहद शुक्रिया, जूलिया ने आगे बढ़कर इमरान से कहा। ये वक्त बातों का नहीं है मिस, हम मैडम ब्लू की कैद में हैं और ये कैद खाना एक किले में है। हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा वरना हम सब बेमौत मारे जाएंगे, इमरान ने कहा। किला? जूलिया के मुंह से हैरत भरे अंदाज में निकला। हाँ, ये मैडम ब्लू का हेडक्वार्टर्स है। यहाँ से मैडम ब्लू कॉस्टन सिटी और उसके अलावा दूसरे इलाकों को कंट्रोल करती है। इस किले में मैडम ब्लू ने मुसल्ले अफराद की एक बहुत बड़ी फौज पाल रखी है, इमरान ने बताया। तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? जूलिया ने पूछा। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, इमरान ने कहा और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। ये देखकर जूलिया और उसके साथी भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। इमरान अभी दरवाजे के करीब ही पहुंचा था कि अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर मुंह के बल नीचे आ गिरा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। इसी लम्हे कमरे में मैडम ब्लू के कहके गूंज उठे।
इसी इस्ना में इमरान की हालत बेहद ख़राब होती जा रही थी और उसकी आंखों के आगे बदस्तूर अंधेरा मज़ीद फैलता जा रहा था। उसने अंधों की तरह जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, मगर बेसूद। दूसरे लम्हे इसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूबता चला गया। मैडम ब्लू बेहद फ़ख्रिया अंदाज में मुस्करा रही थी। कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ था वो सारा मंजर उसके जहन में किसी फिल्म की तरह चल रहा था। रेड फॉक्स जिस तरह अचानक उछलकर दूर जा गिरी थी और बेहोश हो गई थी, ये देखकर मैडम ब्लू के होश उड़ गए थे। वो कई लम्हों तक अपनी जगह पर साकित खड़ी रही। फिर इसे होश आ गया और उसने फ़ौरन रेड फॉक्स की तरफ बढ़ना चाहा। इसने आगे जाकर रेड फॉक्स को चेक किया और फिर इसे जिंदा देखकर वो कदरे मुतमईन हो गई। रेड फॉक्स बेहोश थी। मैडम ब्लू की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रेड फॉक्स को क्या हुआ था। जिस तरह वो चीखती हुई उछल कर गिरी थी, इससे तो यूं ही लग रहा था जैसे इसे ज़बरदस्त करंट लगा हो। फिर मैडम ब्लू ने फ़ौरन सीटा और चंद मुहाफिजों को अंदर बुला लिया। इनके ज़रिए रेड फॉक्स को उठवाकर दूसरे कमरे में मुंतकिल कराया। फिर इसने एक डॉक्टर को बुलाकर इसे हिदायत दी कि इस कमरे में जहां रेड फॉक्स थी उसका जाकर तफसीली चेकअप कराए और फिर इसे होश में लाने की कोशिश करे। डॉक्टर के कहने के मुताबिक रेड फॉक्स का दिमागी निज़ाम जामिद हो गया था। मैडम ब्लू ने मजीद डॉक्टरों को बुलाकर रेड फॉक्स का चेकअप कराया, मगर इसके बावजूद भी रेड फॉक्स को होश नहीं आ रहा था। इसकी तवील और पुरअसरार बेहोशी ने मैडम ब्लू को बेहद परेशान कर दिया था। इसके अलावा मैडम ब्लू की परेशानी मैडम ब्लैक थी, जिससे ना राब्ता हो रहा था और ना ही इसने अब तक इसे कॉल की थी। मैडम ब्लू सोच रही थी कि इसे एक बार फिर इमरान और इसके साथियों को होश में लाकर इनसे पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये सब कैसे कर लिया। क्राइम सिटी में जहां इसने तमाम दाखिली रास्ते ब्लॉक कर रखे थे, उसके बावजूद वो सब क्राइम सिटी में दाखिल होने में कामयाब हो गए थे, जो वाकई इनकी जहानत और फतानत का मुंह बोलता सबूत था। मैडम ब्लू अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई टहल रही थी कि अचानक मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैडम ब्लू ने चौंक कर टेलीफोन की तरफ देखा और तेज तेज चलती हुई मेज़ के करीब आ गई। उसने रिसीवर कान के साथ लगाया। यस, मैडम ब्लू स्पीकिंग। सीटा बोल रही हूँ मैडम। दूसरी तरफ से सीटा की आवाज़ सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? मैडम ब्लू ने पूछा। मैडम, इन सबको जीरो रूम में बेंचों पर क्लिप कर दिया गया है और रिग्गी खुद इनकी निगरानी कर रही है। इन सबको होश में लाने के लिए एंटी इंजेक्शंस भी लगा दिए गए हैं, सीटा ने बताया। वो ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आकर खुद इनसे बात करूंगी, मैडम ब्लू ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। रिसीवर रखकर वो कुछ देर बैठी सोचती रही। फिर वो किसी ख्याल के तहत चौंक उठी। ओह, इमरान और इसके साथी भूत हैं, भूत। इनके बारे में जो कुछ मालूम हुआ इसके मुताबिक वो मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। वो लम्हों में ख़तरनाक से ख़तरनाक सिचुएशन को कंट्रोल करके अपने हक में कर लेते हैं। इसलिए मुझे इनके सामने नहीं जाना चाहिए। इन जैसे ख़तरनाक और ज़हीन अफराद को मुझे अपने किले में रखने का रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। अगर उन्हें यह मौका मिल गया तो वो मुझ समेत सारे किले को तबाह कर देंगे। नहीं, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाकर इन सबको हलाक कर देना चाहिए। इनकी ज़िंदगी मेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। रही बात मैडम ब्लैक की, तो जब इनकी कॉल आएगी मैं खुद ही उन्हें हैंडल कर लूँगी, मैडम ब्लू ने मुसलसल बड़बड़ाते हुए कहा। फिर वो तेज़ तेज़ चलती हुई अपने ऑफिस से निकलकर राहदारी में आ गई और एक लिफ्ट में सवार होकर तहखाने में आ गई, जहाँ एक बहुत बड़ा कंट्रोल रूम था। सीटा एक मशीन पर बैठी हुई थी जिससे एक खास स्क्रीन मुंसलिक थी। सीटा, सुपर लिंकिंग मशीन सिस्टम को ऑन कर दो, मैडम ब्लू ने सीटा को हुक्म दिया और उसने जल्द ही हुक्म की तामील की। चंद लम्हों बाद अचानक मशीन के साथ लगी हुई स्क्रीन ऑन हो गई। स्क्रीन पर झपाके से हुए और फिर एक मंजर उभर आया। स्क्रीन पर नजर आने वाला मंजर इंतहाई हैरतनाक था। मैडम ब्लू और सीटा का मुंह खुला का खुला रह गया। इमरान ने रेगी को गर्दन से पकड़ा हुआ था और वहां मौजूद लड़कियों ने असलहा फेंककर इसके साथियों को खोलना शुरू कर दिया था। फिर इमरान ने रेगी की गर्दन तोड़कर उसे हलाक कर दिया और इसके साथियों ने मशीन गनों से फायरिंग करके दोनों लड़कियों को भी मौत के घाट उतार दिया। ओह, वेरी बैड, वेरी बैड, ये क्या हो रहा है? मैडम ब्लू ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। इंतहाई हैरत अंगेज, उन्होंने रेगी को भी हलाक कर दिया है मैडम, सीटा ने शदीद परेशानी और इस्तरारी के लहजे में कहा। आवाज़ ऑन करो जल्दी, मैडम ब्लू ने इसी तरह से चीखते हुए कहा और सीटा ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर मशीन का स्पीकर ऑन कर दिया। फिर उन्होंने इमरान के साथियों को किले से निकलने का सुना और वो सब तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ते नजर आए। सीटा, 6 ऑपरेशन को लिंक कर दो, हरी अप, मैडम ब्लू ने हल्के भल चीखते हुए कहा तो सीटा ने दाईं तरफ रखी हुई एक और मशीन को ऑन किया। मैडम, 6 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया है, सीटा ने मुअद्दिबाना अंदाज में जवाब दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिंकिंग सिस्टम के बटन पर हाथ रखो, मैं एक रेस से इन पर फायर करूंगी, एक लम्हे में बेहोश हो जाएंगे, मैडम ब्लू ने कहा। फिर इसने मशीन के एक बटन प्रेस कर दिया। इसी लम्हे इमरान और इसके साथियों को लड़खड़ाते हुए देखा और वो अंधों की तरह इधर उधर हाथ मार रहे थे जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। फिर चंद ही लम्हों में वो सब साकित हो गए। हुर्रे, अब इनमें से कोई नहीं बच सकेगा, मैंने इन्हें हलाक कर दिया। इन सबको गिरते देखकर मैडम ब्लू ने यकलख्त मुस्तरद से चीखते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं मैडम, इन रेस से इनके जिस्म मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाएंगे। इनके असाबी सिस्टम के साथ इनका दिमागी निज़ाम भी इन रेस से मुतासर हुआ होगा और बस 15 से 20 मिनट में अगर इनको होश नहीं आया तो ये कन्फर्म है कि इनकी खौफनाक मौत इनके सर पर आ चुकी है, सीटा ने भी मुसरत भरे लहजे में जवाब दिया। मैं जानती हूँ अब उन्हें कभी होश नहीं आएगा, जाओ जल्दी जाओ, इन सबको इसी हालत में उठाकर बर्की भट्टियों में फेंक दो, जाओ जल्दी, हरी अप, मैडम ब्लू ने मजीद हुक्म दिया। यस मैडम, सीटा ने कहा और वो तेज़ी से बाहर निकली और दौड़ती चली गई।
जैसे ही इमरान के जहन पर अंधेरे ने यलगार की, वो बेहोश होने लगा। इसके लाशूर ने जैसे यकदम इसके असाबी और जहनी निज़ाम को कंट्रोल कर लिया था। दूसरे लम्हे इमरान का तरीक होता हुआ जहन दोबारा रोशन हो गया, लेकिन वो ज़मीन पर इसी तरह पड़ा रहा। इसका दिमाग तो फ़ौरन जाग उठा था, मगर इसके जिस्म में अभी कोई हरकत नहीं हो रही थी। आखिरी लम्हात में इमरान को जिस तरह चुभन का एहसास हुआ था, इसे फ़ौरन पता चल गया था कि इस पर एक रेस फायर की गई है। इस रेस से इंसानी जिस्म मफलूज हो जाता है। यही वजह थी कि जब उसे होश आया, लेकिन मेरे साथियों का क्या होगा, अचानक उसके दिमाग में ये सोच आई। इमरान मुसलसल सोचता जा रहा था। इसके जिस्म में जैसे नई ज़िंदगी की हरारत बढ़ती जा रही थी। फिर इसका सर हिला और इसने थोड़ी सी गर्दन घुमाई। इसे अपने साथी दिखाई दिए। इनके जिस्मों में भी हल्की सी हरकत के आसार दिखाई दे रहे थे। इसकी आंखों में हैरानी लहराने लगी। ओह, इनका जिस्म भी हरकत कर रहा है। क्या इन पर भी एक्रेज रेस का असर नहीं हुआ मेरी तरह, इमरान ने सोचा। फिर इसने मजीद सर घुमाया तो इसने अपने साथियों के हाथों की उंगलियों को पाइयों के सियाह टुकड़े चढ़े नजर आए। ओह, तो इनकी उंगलियों में भी सेक्टोबार्ड पिने लगी हुई हैं, इमरान ने कहा। इसी लम्हे से बाहर से दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। चूँकि इन सब के जिस्मों में सेक्टोबार्ड पिनें इंड्यूस की गई थी, इसी वजह से इनका जहन थोड़ी देर के लिए मफलूज ज़रूर हुआ था, मगर इन पिन्स की वजह से ये लोग बच गए थे। इसी वजह से इनको फ़ौरन होश भी आ गया था। अभी पूरी तरह से नॉर्मल होने में इन सब को 5 से 6 मिनट दरकार थे। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और नीले लिबासों में मलबूस लड़कियाँ अंदर आ गईं। जल्दी करो, इन सबको उठाओ, हमें इन सबको ले जाकर बर की भट्टियों में फेंकना है। ये सुनकर इमरान के जहन में आंधियां सी चलने लगी। अब इसकी और इसके साथियों की जान को वाकई खतरा था। वो सोच रहा था कि अगर इसने जल्द कुछ ना किया तो वो और इसके साथी बर की भट्टियों में जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे हमेशा के लिए। इसी स्नाह में सब लड़कियों ने मिलकर इमरान उसके साथियों को उठा लिया और राहदारी में बढ़कर चलने लगी। ले आओ इन्हें यहाँ, मैं बर की भट्टियों को ऑन कर रही हूँ, डाल दो इन सबको मौत की रेलिंग पर। इसी लड़की की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। फिर इमरान ने इन लड़कियों को देखा जिन्होंने जूलिया और तनवीर को उठा रखा था। वो आगे बढ़ी और उन्होंने जूलिया को एक रेलिंग पर डाल दिया। इसके बाद दूसरी रेलिंग पर तनवीर, फिर सफदर और फिर कैप्टन शकील को डाल दिया गया। इसे भी ले आओ, मैं एक ही बार सारी भट्टियों के मुंह बंद करके इन्हें ऑन करूंगी, इसी लड़की ने दोबारा कहा। इमरान को लिए वो लड़कियां आगे बढ़ी। उन्होंने इमरान को ऊपर उठाया और इससे पहले कि इमरान को भट्टी में जाने वाली रेलिंग पर डालती, अचानक इमरान को अपने जिस्म की रगों में खून तेजी से गर्दिश करता हुआ महसूस हुआ। इसने फौरन अपने जिस्म को झटका दिया और धप से नीचे गिर गया। इससे पहले कि लड़कियां कुछ समझती, इमरान किसी पारे की तरह कूदा और इसने करीब खड़ी एक लड़की की टांगों पर लात मारी तो लड़की चीखती हुई इसके करीब गिर पड़ी। इमरान ने बिजली की तेजी से अपने जिस्म को घुमाया और उस लड़की की कमर में लटकी हुई मशीन गन उतार ली। इसी लम्हे दूसरी लड़कियों को होश आ गया। उन्होंने अपनी मशीन गन्नें संभाल ली, मगर गन्नें चलाने की हसरत इनके दिलों में ही रह गई, क्योंकि इमरान ने उठकर घुटनों के बल बैठते हुए यकलख्त इन पर फायर खोल दिया। कमरा मशीन गन की आवाज़ों के साथ गूंज उठा था। एक लड़की ने पलट कर वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर इमरान ने फौरन अपना रुख पलटा, उसकी टांगों पर फायर कर दिया। लड़की चीखती हुई वहीं गिर गई। इसी लम्हे एक बर की भट्टी की रेलिंग से जूलिया उतरकर नीचे आ गई। इस दौरान शायद इसका जिस्म भी मुतहर्रिक हो गया था। ओह, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर वक्फे वक्फे से मुतहर्रिक होते हुए बाकी मेंबरान भी अपनी रेलिंग से नीचे आ गए। उन्होंने झपट कर वहाँ लड़कियों की गिरी हुई मशीन गन्नें उठा ली थी। फिर इमरान भागकर उस लड़की की तरफ गया जिसकी टांग में गोली लगी थी। अपना नाम बताओ जल्दी, इमरान ने इसके पहलू में जोरदार लात मारते हुए गजबनाक लहजे में कहा। सीटा, मेरा नाम सीटा है, लड़की ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। मैडम ब्लू कहाँ है, बताओ, वरना मैं मशीन गन की सारी गोलियां तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा, इमरान ने इसी लहजे में कहा। वो ऑफिस में है, सीटा ने खौफ भरे लहजे में कहा। इससे पहले कि इमरान इससे कुछ और पूछता, सीटा के मुंह से खून उबल पड़ा और एक झटका सा खाकर साकित हो गई। तुम सब बाहर निकलो और यहाँ जो नजर आए उड़ा दो, इमरान ने पलट कर जूलिया और उसके साथियों की तरफ देखते हुए आवाज़ बदल कर कहा। शट अप, तुम कौन होते हो हमें हुक्म देने वाले, तनवीर ने गुर्रा कर कहा तो इमरान इसे घूर कर रह गया। बाकी मेंबरान भी गौर से इसकी तरफ देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यहाँ तुम लोगों की जान बचाने के लिए नहीं आया हूँ, इमरान ने जानबूझकर बदसतूर बदली हुई आवाज़ में कहा। नहीं, हम जानते हैं कि तुमने अब तक जो कुछ किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम हमें यहाँ पर हुक्म दो। हमारी जो मर्जी आएगा हम वही करेंगे, जूलिया ने कहा। तुम सब इस वक्त मैडम ब्लू के किले में, और इस किले में हर तरफ मौत का राज है। कहीं से भी कोई गोली आंधी की तरह आकर तुम लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा सकती है, इमरान ने कहा। हमारे साथ जो होगा हम देख लेंगे, तुम अपनी फिक्र करो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। ओके, तो फिर मैं जा रहा हूँ, इमरान ने कंधे उचकाए और मशीन गन लिए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। इमरान ने दरवाजे के पास आकर थोड़ा सा सर आगे किया। बाहर राहदारी थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर इमरान तेजी से बाहर निकल आया और दाएं जानिब चलने लगा। राहदारी आगे जाकर दाएं जानिब मुड़ गई थी। इमरान ने दीवार की साइड से लगकर एक बार फिर चलना शुरू किया। इमरान एक कमरे के दरवाजे के आगे पहुंचा और वहाँ उसने एक आवाज़ सुनी। अंदर से एक लड़की तेज़ और गुस्सुली आवाज़ में कुछ बोल रही थी। इमरान ने आवाज़ पहचान ली थी, वो मैडम ब्लू की आवाज़ थी। इमरान ने आगे बढ़कर दरवाजे की छड़ी से देखा तो एक नौजवान और खूबसूरत लड़की मेज़ के करीब खड़ी फ़ोन पर किसी से बात करती हुई नजर आई। इमरान ने दरवाजे के सामने आकर पूरी कुव्वत से दरवाजे पर लात मारी तो दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके के साथ खुल गया। तुम, मैडम ब्लू ने हकलाते हुए कहा।
इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो तेज से चलता हुआ मैडम ब्लू के करीब आ गया था, जो बुत बनी खड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देख रही थी। इसी लम्हे एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो किसी गेंद की तरह उछलकर सोफे के पीछे जा गिरी थी। इमरान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद किया था। इसी लम्हे सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान भी इसी कमरे में पहुंच चुके थे। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? जूलिया ने इमरान को मैडम ब्लू की तरह गुस्सीले अंदाज में बढ़ते हुए देखकर चीख कर कहा। मेरे मामलात में मुदाखलत मत करो, जाओ यहाँ से। बाहर से केट्स या मुसल्ले अफराद अंदर आ गए तो तुम सब चूहों की तरह मारे जाओगे, इमरान ने गुर्रा कर कहा। तुमने फिर हमारे सामने ऊंची आवाज में बात की, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तनवीर ने आगे बढ़कर गुस्सीले लहजे में कहा। बको मत, अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पे खड़ा खड़ा साकित कर दूंगा। ये सुनकर जूलिया ने एक बुरा सा मुंह बनाया, जबकि बाकी अफराद दिल ही दिल में हंसने लगे। तुम जरूरत से कुछ ज्यादा बोल रहे हो मिस्टर काकरोच, क्रॉस्टी ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। काकरोच नहीं, मेरा नाम सैगरूच है। मेरे नाम की मट्टी पलीद ना करो। मेरे होने वाली को अगर पता चल गया कि तुमने मेरे नाम का मजाक उड़ाया तो वो गुस्से में आकर तुम्हारा सर फाड़ देगी। इमरान ने यह कहा तो जूलिया ने इस बार चौंक कर गौर से इमरान की तरफ देखा। इसी दौरान मैडम ब्लू उठ खड़ी हुई थी। इसकी बाछों से खून बह रहा था। इमरान और सीक्रेट सर्विस की मौजूदगी में वो डरी डरी और सहमी सहमी खड़ी थी। तनवीर बड़े जारहाना अंदाज में इमरान की तरफ बढ़ने लगा। रुक जाओ तनवीर, जूलिया ने कहा तो तनवीर ठिठक कर रुक गया। जूलिया मुसलसल इमरान की तरफ देख रही थी। बहुत खूब, इसे कहते हैं कदरशनास भाई, जो बहन की एक ही आवाज़ पर रुक जाता है, इमरान ने कहा तो तनवीर का जिस्म गुस्से से कांपने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलिया ने इमरान को घूरते हुए कहा तो जूलिया की बात सुनकर क्रास्टी और तनवीर भी चौंक पड़े। हनीमून के लिए जगह सेलेक्ट करने आया था, मगर मैडम ब्लू ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो मैंने गुस्से में आकर इस पर अपना हाथ उठा दिया। ये देखो अब कैसे भीगी बिल्ली बनी खड़ी है, इमरान ने कहा। क्या मतलब? क्या आप इसे जानती हैं? क्रास्टी ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इमरान है, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा तो इमरान का नाम सुनकर ना सिर्फ तनवीर बल्कि क्रास्टी भी हैरत से उछल पड़ी और तनवीर ने गुस्से में होठ भींच लिए। इमरान? कौन इमरान? इमरान ने अदाकारी की, लेकिन इस बार इसके मुंह से इसकी असली आवाज़ निकली थी। छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, जूलिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल मैंने तुमसे पूछा है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जूलिया ने अपनी मुस्कुराहट छुपाकर दोबारा पूछा। कुछ नहीं, मैं तो यहाँ बस मैडम ब्लू कैट का हुस्न देखने आया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कहते हुए इमरान रुक गया। अब क्या? जूलिया ने घूर कर कहा। अब तुम जो आ गई हो तो तुम्हारे सामने उसका हुस्न फीका पड़ गया है, इमरान ने बड़े मासूम लहजे में कहा तो इन सब की हंसी निकल गई। फिर भी मिस्टर इमरान, आप यहाँ क्या करने आए थे और आपने इस कदर भयानक मेकअप क्यों कर रखा था? सफदर ने मजीद पूछा। भयानक इंसान भयानकपन के सिवा और कर ही क्या सकता है? तनवीर ने फौरन अपनी भड़ास निकालते हुए कहा। और कुछ नहीं तो किसी भाई की बहन से शादी जरूर कर सकता है। इमरान की ज़बान भला कहाँ चुप रहने वाली थी। ये सुनकर सब हंसने लगे। एक मिनट तुम सब भाई नजर रखो, मैं जरा मैडम साहिबा से बात कर लूँ। हम यहाँ अपना राग अलाप रहे हैं और ये मोहतरमा यहाँ से भाग निकलने की तैयारी में है, इमरान ने कहा। हाँ तो नीली बिल्ली साहिबा, क्या इरादे हैं आपके? इमरान ने मैडम ब्लू के करीब जाकर कहा। मैं मैडम ब्लू हकलाने लगी थी। अरे तुम बकरी कब से बन गई? जहाँ तक मेरा ख्याल है बिल्लियाँ तो म्याऊं म्याऊं करती हैं, इमरान ने कहा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या चाहते हो? मैडम ब्लू ने पूछा। मैडम ब्लैक कहाँ है? मैं नहीं जानती। डॉक्टर जॉर्डन और उसके ब्लैक ड्रॉप्स बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ है? इसके बारे में तो तुम जानती ही हो ना, इमरान ने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं ये भी नहीं जानती। तो फिर तुम किसे जानती हो? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैडम ब्लू ने कहा तो इमरान ने एक और जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही मैडम ब्लू की एक जोरदार चीख निकली। मेरा ख्याल है कि अब तुम सब कुछ जान चुकी होगी। इमरान मजीद गुर्राया। सुनो मैडम ब्लू, मैं जानता हूँ कि मैडम ब्लैक कौन है और मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर जॉर्डन और उसकी फैक्ट्री इसी किले के नीचे है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम खुद ही हमें वहाँ तक ले चलो, वरना मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करूँगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती, इमरान ने किसी भेड़िए की तरह गुर्राते हुए कहा। और फिर इमरान का ये गुस्सा देखकर मैडम ब्लू जल्दी से उठी और मेज़ की तरफ बढ़ी। फिर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर किले के सिक्योरिटी इंचार्ज से बात करके उसे हिदायत देना शुरू की। अब ठीक है, मैडम ब्लू ने रिसीवर रखकर इमरान की तरफ मुड़ते हुए कहा। हाँ, आप फैक्ट्री में जाने का रास्ता बताओ। फैक्ट्री में जाने का रास्ता इसी कमरे से है, जिसे खोलने के लिए मुझे अपनी कुर्सी पर जाकर बैठना होगा। मेज़ के नीचे ब्लड सर्चर लगा हुआ है। जब तक मैं इस सर्चर के नंबर्स ऑन ना करूंगी रास्ता नहीं खुलेगा, मैडम ब्लू ने कहा। ठीक है, जाओ कुर्सी पर बैठो और जूलिया तुम इसके सर पर खड़ी हो जाओ। अगर ये शरारत करे तो बेशक इसे गोली से उड़ा देना, इमरान ने पहले मैडम ब्लू और फिर जूलिया से कहा। मैडम ब्लू के साथ जूलिया भी मेज़ की दूसरी तरफ चली गई। जैसे ही मैडम ब्लू अपनी कुर्सी पर बैठी, जूलिया ने अक में खड़े होकर मशीन गन इसके सर पर तान ली। फिर अचानक जूलिया के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उछल कर यकलख्त दीवार से पीछे जा टकराई। इसी लम्हे मैडम ब्लू कुर्सी समेत अचानक जैसे मेज से गायब हो गई। ये देखकर इमरान, क्रास्टी और तनवीर उछल पड़े। इमरान ने छलांग लगाई और तकरीबन उड़ता हुआ मेज की दूसरी तरफ आया। इसकी नजर जमीन के हिस्से पर पड़ी जहाँ चंद लम्हे कबल ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी थी। इमरान ने ऐन इसी जगह जमीन का एक गोल हिस्सा तेजी से बंद होते देखा। इसने बेख्तियार अपने होंठ भींच लिए। तनवीर और क्रास्टी भागकर जूलिया के पास आए, जो सर पकड़े उठने की कोशिश करी थी। क्या हुआ था मिस जूलिया, आपको? आप ठीक तो हैं? तनवीर ने परेशानी से जूलिया से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, जूलिया ने उठकर खड़े होते हुए कहा। लेकिन हुआ क्या था? जैसे मुझे करंट सा लगा था, हज़ारों वोल्ट का करंट, जूलिया ने कहा। इसका लहजा बेहद धीमा था, शायद वो अभी तक शॉक के असर में थी।
इमरान निहायत परेशानी के आलम में एक तरफ खड़ा था। वो खुद को बेवकूफ़ समझ रहा था। वो सोच रहा था उसे मैडम ब्लू की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इसे खुद इसकी कुर्सी पर जाकर देखना चाहिए था कि वाकई वहाँ पे ब्लड सर्चर मौजूद है या नहीं। इसकी ज़रा सी बेहतियाती से मैडम ब्लू वहाँ से निकल जाने में कामयाब हो गई थी। खुद को अहमक महसूस कर रहे हो ना इमरान? अचानक कमरे में मैडम ब्लू की आवाज़ गूंजी। जूलिया की चीख सुनकर सफदर और कैप्टन शकील भी अंदर आ चुके थे, जो कि बाहर पहरा दे रहे थे। खूबसूरत लड़कियों के सामने बड़े से बड़ा अक्लमंद भी बेवकूफ़ बन जाता है, मेरी क्या औकात, इमरान ने मुंह बनाकर कहा तो मैडम ब्लू ने खिलखिला कर हंसी बिखेर दी और इसके साथ ही कमरा मैडम ब्लू की कहकों से गूंजने लगा। इमरान, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथियों के लिए इस कमरे को एक चूहेदान बना दिया है, जो कि अब तुम्हारी मौत का मंजर पेश करेगा। अब तुम लोग लाख टकरे मारो, इस कमरे से नहीं निकल सकोगे। इस कमरे को मैं रेड सैटर्न बम से तबाह कर रही हूँ। रेड सैटर्न बम की खसूसियत तो तुम सभी जानते होगे कि इसके जोरदार धमाके से कंक्रीट भी धूल बन जाती है। अब खुद ही समझ जाओ कि इस बम के फटने से तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का क्या असर होगा, मैडम ब्लू ने बदसतूर हंसते हुए कहा। अरे वो सब तो ठीक है, मगर क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि जिस मैडम ब्लैक को तुम भी नहीं जानती उसे मैं कैसे जानता हूँ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। इसके साथ ही इसने अपना एक हाथ फौरन लिबास के अंदर खुफिया जेब में डाल दिया। ओ हाँ, तुमने मुझसे ये बात कही थी, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मैडम ब्लैक ने खुद को हजारों पर्दों में छुपा रखा है। वो आज तक किसी के सामने नहीं आई। दुनिया का कोई आदमी उसके बारे में नहीं जानता। फिर तुम भला इसके बारे में कैसे जान सकते हो? ये सब तुम सिर्फ मुझे अहमक बनाने के लिए कह रहे हो, और मैं अहमक नहीं हूँ। बस अब तुम्हारा खेल खत्म, बाय बाय। मैडम ब्लू ने तेज लहजे में एक अर्ज के साथ ही इसकी आवाज़ आना बंद हो गई। इसी लम्हे इमरान का हाथ जेब से बाहर आया और इसने एक अजीब सा बटन निकालकर फर्श पर फेंक दिया। इसी लम्हे गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और कमरा यूं लरजने लगा जैसे कोई खौफनाक जलजला आ गया हो। लेट जाओ, सब लेट जाओ और ज़मीन से चिपक जाओ, इमरान ने चीख कर कहा और वो फौरन ज़मीन पर गिर गए। इसी लम्हे एक होलनाक धमाका हुआ जैसे कोई आतिशफिशां फट गया हो। जी नाजरीन, इसके साथ ही किस्त नंबर 10 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।